एक नई संसद बना दें, संसद की बहुत खूबसूरत इमारत बना दें और उसके बीच में आसपास में बहुत सारा मंदिर बना दें, तो आपको लगता है कि धर्म की मर्यादा स्थापित हो जाएगी? क्या धर्म हमें इतना अनैतिक बनाता है, इतना कमजोर बनाता है? तो वो जरूरी है कि एक पत्रकार लगातार सवालों को सामने रखे। अब मंदिरों के उत्थान और निर्माण पुनर्निर्माण को लेकर ही बचा सकते हैं, ताकि वहां आप भगवान का फोटो आगे कर दीजिए, भगवान का फोटो आप आगे करते और ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहते ये रहा राम की तस्वीर हम यहाँ लगाए हैं, हमका ये मर्यादा पुरुष हैं, इनकी मर्यादाएं हैं, पूरा देश मानता है, पूरा देश जपता है। आपने गोदी मीडिया शब्द आपने तो जरूरी था बताना, आपके नाम आया क्योंकि मीडिया इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहा था संजय जी, वो कर दिया है। जो लोग गोदी मीडिया देख रहे हैं वो उसमें भागीदार हैं, उस हत्या की प्रक्रिया में। देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं एक ऐसा काम बताना चाहता हूं जिसमें आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, बल्कि आपके पैसे बचेंगे, पुलिस की लाठी नहीं लगेगी, कोई केस नहीं होगा। आप गोदी मीडिया का सब्सक्रिप्शन हटा दीजिए। इससे अच्छा इस देश के लिए कुछ करने का कोई भी नेता मंत्र नहीं दे सकता। जो गोदी मीडिया उसमें कौन सा अच्छा भारत दिखता है, उसमें दिखाइए ना। अगर कुछ काम हुआ है तो वहां दिखाइए। वहां भी हिंदू मुसलमान तो यही कर रहे हैं ना, तो इसलिए कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ किया नहीं होगा। अगर कुछ किया होता तो आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते। परेशानी तो कर रहे हैं। आप अपना YouTube बनाया, हम लोग इतनी मेहनत से करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं। आपके नहीं आपके महीने में, अरे आपके एक महीने में काफी लोग देखते हैं आपको ऐसा संजय जी। नहीं 4 PM के बारे में मैं पुणे तक में सुनकर आया हूँ कि लोग 4 PM देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या आप सड़क बनाने को अच्छा कहते हैं? वो तो एक जरूरी हिस्सा है, उसके लिए किसी खास सरकार की जरूरत नहीं, वो बनती रहती है। और मजे की बात है, आप अकेले पत्रकारों में जो उसकी आलोचना करने वाले भी लोग उनको सुनते जरूर है। मेरी आलोचना करने वाले सुन रहे हैं तो मैं खुश हूँ। और लोगों का एक सवाल ये भी, देश में अच्छा भी तो रहा है, रविश उस अच्छी बातों को नहीं करते। अब क्या करें, एक नौजवान मुझसे संपर्क कर रहा है कि उसकी परीक्षा रद्द हो गई उत्तराखंड में। बिहार से नौजवान संपर्क कर रहा है कि उसे पुलिस ने लाठियों से मारा है। मैग्सेसे पुरस्कार मिलना कई बड़े लोगों के लिए सपना था कि हमें भी मैग्सेसे मिल जाए, लोग लाइन में थे। रवीश को क्यों चुना गया? मैं तो जाकर उनसे भी पूछता रहा कि मुझे क्यों आपने दिया। तो उन्होंने कहा कि जब हम फैसला करते हैं तो उसकी प्रक्रिया ऐसी है कि बहुत लंबी है। 2 साल का वक्त लगा और कई जगहों से हमने क्रॉस चेक किया, और जब हम साइन करते हैं तो हमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहता कि हम आपको क्यों दे रहे हैं या उनको क्यों नहीं दे रहे हैं। इसलिए आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं बदला। मैं वो पुरस्कार लेकर आया, अगले 1-2 दिन के बाद फिर से वही प्राइम टाइम करता रह गया। तो ऐसा भी नहीं कि उसके सम्मान में कोई मैं प्रीति भोज का आयोजन कर रहा हूँ, वो सब कभी मौका मिला नहीं। तो वो रखा ही रह गया। अचानक एक बैग पे ध्यान गया कि ये बैग पे क्या है, लेबल लगा हुआ है। तो उन लोगों ने बहुत सारे तोहफे दिए थे, तो कई महीनों के बाद लगा कि अरे तो हम भूल ही गए। तो प्राइम टाइम करने में ही रह गए, और जो पुरस्कार के साथ जो तोहफे लेकर आया तो वो बैग ही खुलना रह गया। तो वैसा एक जीवन रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा काम के साथ जिंदगी जीऊँ, अपने किसी दोस्त को फ़ोन करूँ, किसी वक्त पे बात करूँ उनसे। रवीश जी, मेरे को शंभूनाथ जी ने कनाडा से वो वीडियो भेजे थे, आपकी पिक्चर लॉन्च हो रही थी और आपके ऊपर फिल्म के लिए पूरी दुनिया, मतलब देश के दुनिया के लोग वहाँ पे खड़े होकर दीवानगी से इंतजार कर रहे थे। बाद में आप भी अमेरिका गए और न्यूयॉर्क में आपकी भीड़ मैंने देखा था। आपके पिक्चर बनाने का ख्याल क्या था? और आपने आसानी से आप मानने वाले लोगों में से नहीं। ये तो जो नौजवान हैं विनय और अमान और इन लोगों की जिद थी कि वो बनाना चाहते थे। रेशमा और खुशबू, ये लोग नौजवान लोग हैं। तो मैं अक्सर हंसता था कि मेरी ज़िंदगी में क्या है, मतलब मैं एक ही रास्ते पे जाता हूँ, दफ्तर जाता हूँ, दफ्तर आता हूँ, एक कमरे में बैठ के काम करता हूँ। तो कोई एक्साइटमेंट, सिनेमा जैसी कोई चीज़ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। तो ये उनका फैसला था। फिर मैं भूल भी गया कि वो एक काफ़ी लंबे समय तक, मुझे लगता है करीब 2 साल या उससे ज़्यादा, वो लोग दिन रात यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो भी कैमरा ऑन है। तो वो अलाउ कर दिया मैंने कि, और मैं कहता था कि आप शूट कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2 तरह की ज़िंदगी नहीं जीता। तो ऐसा भी नहीं कि आपसे कुछ छिपाने के लिए मुझे दूसरे रूम में जाके कुछ करना पड़ेगा। तो उन्हें काफ़ी एक्सेस था, उन्होंने जो शूट किया वो उन्होंने किया, जैसे फिल्म बनाई ये उनका फ़ैसला है। जो इस्तेमाल किया ये उनका फ़ैसला है, जो नहीं किया ये उनका फ़ैसला है। तो मेरी तरफ से कोई उन्हें ना तो सलाह थी
ना मैंने अभी तक कहा है कि वो फिल्म बहुत अच्छी है, ना मैंने उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी की है। मैं उनकी मेहनत का सम्मान करता हूँ कि उनके ज़रिए मैंने बहुत लगनशील युवाओं को देखा, बहुत शानदार युवाओं को देखा जो चुपचाप घंटों कैमरा लेकर एक शॉट के इंतज़ार में पूरे दिन, पूरे हफ्ते 10 सेकंड के शॉट के इंतज़ार में वो खड़े रहते थे। उनके मोबाइल पे कोई फ़ोन नहीं आता था, वो किसी को फ़ोन नहीं करते थे। कभी मैंने उन्हें इस मुद्रा में नहीं देखा कि आज बोर हो गए हैं, कुछ नहीं है, चले जाते हैं, लगता है कोई आपसे मिलने भी नहीं आएगा, मैं यहीं पढ़ रहा हूँ और वो कैमरा लेके खड़े हैं, 4 लोग अपना काम कर रहा हूँ। तो उन्हें ऊबते हुए नहीं देखा, तो मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ रहने से। तो फिल्म से ज़्यादा मुझे बहुत शानदार दोस्त मिल गए और जो मुझसे कम उम्र के हैं, लेकिन अब हम लोग अब हर चीज़ में हम उम्र हैं। तो विनय ने जब वाइल वी वॉच्ड बनाई, बताया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा मुझे क्या कहना चाहिए, तो मैंने कहा जब आपको कुछ नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा ये अपनी फिल्म है। और चूँकि कई लोगों ने रिव्यू लिखा और नम्रता जोशी जिनके रिव्यू का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं बहुत मन कर रहा था कि वो शेयर कर दूं। फिर मुझे लगा कि ये आई मी माई सेल्फ वाली बीमारी हो जाएगी। हालांकि मैंने उनके साथ बहुत अन्याय किया कि उनकी रिव्यू को शेयर नहीं किया, लेकिन इसलिए रुक गया कि अब दिन भर अपने बारे में, ऐसे ही इतने इंटरव्यू में मैं अपने ही बारे में बात कर रहा हूँ। अब दिन भर लोगों को झिलाता रहूँ कि मेरी फिल्म यहाँ पे रिलीज़ हो गई है और कनाडा में है, कोरिया में, साउथ कोरिया में दिखाई जा रही है, वाशिंगटन में दिखाई जा रही है। फिल्म मेरी नहीं है, मतलब मेरे ऊपर बनाई गई जो फिल्म है। ये ठीक नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि विनय की ये सलाह भी ठीक है कि जब आपको बहुत मन नहीं करता है तो आपको नहीं करना चाहिए। दिन भर आप फिल्म की ही बात करते रहेंगे तो फिर तो वो भूल जाना चाहिए। लेकिन फिल्म मुझे लगता है कि ये उन्होंने जो काम किया है वो निश्चित रूप से वो एक मील का पत्थर तो ज़रूर है। जो उनका श्रम है, जो आइडिया है, नहीं तो हम जैसे लोगों पे कौन सिनेमा बनाएगा। अच्छा, आप जब अमेरिका में गए थे, वो जो फिल्म चल रही थी, जो लोग आपके थे, उन क्षणों में आपको कैसा लग रहा था? मैं बिल्कुल सामान्य होकर बैठा हुआ था और मैं हर समय अपनी ज़िंदगी को ऐसे नहीं देखता कि किसी मकाम पर हूँ और कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखिए, जब तक बगल में मेरे अमिताभा कुमार बैठे थे जो बड़े लेखक हैं, वहाँ पढ़ाते हैं और मेरे ही ज़िले के हैं, तो ये भी अच्छा था। मैं कहा भाई जी कैसन लगा था, भाई सिनेमा राउत बनल बा। मैंने कहा देखी रहुआ देखा था नहीं, कहा बोला हम तो देखा नहीं, नोट्स लेता नहीं हूँ। मैंने कहा देखी रहुआ। तो फिर मैं अपना इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उधर से बहुत सारे लोग मिले, अच्छा लगा। नए लोगों से मिलना तो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। और वहाँ थोड़ी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, तो जो भी मिलने आता है तो आप और ढंग से मिल लेते हैं, थोड़े समय के साथ मिल लेते हैं। जो भारतीय आते हैं अपने घर ले आते हैं, खिलाते हैं, अपनी गाड़ी में घुमाते हैं, तो अच्छा ही लगता है कि ठीक है काम करते रहना है। वो और तरीका बताते हैं कि आपको और काम करते रहना है, तो मुझे लगता है कि भाई ठीक है, गाड़ी में इसलिए घुमा रहे हैं कि मैंने काम किया है और गाड़ी में इसलिए घुमा रहे हैं तो और काम करते रहना है। आपने तो वो टेस्ला के ऊपर हाँ, टेस्ला लेकर आया, तो फिर उन्होंने, मैंने कहा मुझे टेस्ला देखनी है, तो मैंने कहा मेरे पास है, मैं लेकर आता हूँ। तो आप कहिए कुछ और हाजिर हो जाता है और ये अच्छा लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि अपना काम करते रहना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। हुनर सबके अंदर है, पर वो एक जुनून से ज़्यादा एक सपना होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर पर्दे पे उतर रही है तो वो कैसी लगेगी और आप लोगों से किस तरह से जुड़ेंगे। तो वो लोगों तक बात पहुंची है, तो मैं किस्मत वाला हूँ कि वो पहुंची। इस देश में और रवीश कुमार पैदा होंगे लगता है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे पैदा होंगे भी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बड़ा भरोसा है और बहुत लोग अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी है, उनकी चिंताएं, उनके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, जिसे लेकर वो कहीं ज़्यादा, मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से वो काम कर रहे हैं। अभी नौजवान हैं और मुझे लगता है कि अगर मौका मिला तो वो आगे जाकर अच्छा करेंगे। रवीश तो हो सकता है पैदा हो जाए, क्या कोई डॉक्टर प्रणय राय पैदा होगा? पता नहीं, जो हालात हैं इस देश में लगता नहीं कि कोई ऐसा होगा, क्योंकि मैंने बाकी लोगों को तो देखा ही है, गोदी सेठों को देखा ही है कि उन्होंने मुझसे तो कभी कुछ नहीं कहा कि आपको क्या करना नहीं करना। देखिए, कंपनी में कई हज़ार कहानियाँ होती हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं जो कह रहा हूँ वही कहानी उसकी प्रतिनिधि कहानी बने। मैं बहुत सचेत रहता हूँ इन सब मामलों में।
मैं चाहता हूँ कि उसके इतिहास की बहुत ही कड़ी आलोचनात्मक समीक्षा हो, लोग बात करें उसके बारे में। लेकिन आपका जो ये संबंध है वो किसी तरह का ख़ानदानी तो नहीं था। मैं चिट्ठी छांटता था वहाँ पे, और अपने काम से मैंने एक लाइन बनाता चला गया कि इस लाइन के भीतर मैं किसी को नहीं आने दूंगा और मैं किसी को आने भी नहीं देता। ये मैं बहुत स्पष्ट था पहले दिन से। तो लोग जो साथ वहाँ पर थे उन सबको पता चलता गया कि ये अपनी लाइन के भीतर किसी को नहीं आने देगा। तो लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी, और मुझे उन्होंने ये भी देखा कि ये इसका कोई दुरुपयोग नहीं कर रहा है। ये आता है, केवल काम करता है, टाइप करता रहता है, दिन भर वीडियो देखता रहता है, फिर शूट करने चला जाता है। आप तो ऐसा कर्मचारी कहाँ मिलता है किसी को? तो ऐसा कोई कर्मचारी मिलेगा तो आदमी छोड़ ही देगा कि छोड़ दो यार, वो कुछ ना लेकिन कुछ जो कर रहा है। आपकी बातें हैं वो तो किसी भी संस्थान में बगावत वाली बातें हैं कि संस्थान में आदमी आएगा, संपादक की नहीं सुनेगा, साइन नहीं करेगा। आपने बताया कभी आपने साइन नहीं कभी किया, बायोमेट्रिक्स वो पे जो कभी बायोमेट्रिक- साइन नहीं किया। तो ये तो किसी भी संस्थान में बगावत वाली इसी बातें के लिए हैं। तो डॉक्टर पूर्ण राय को श्रेय देता हूँ ना। हाँ, लेकिन ये तो आपकी कमी है ना, ये तो आपकी कमी है, आपने नहीं इसके लिए किया ना। तो उनको देना पड़ेगा कि वो एक ऐसे आदमी को एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो जगह दे रहे थे, सह भी रहे थे कि क्या करें इसका भाई इसका। और ये सबको ये भी बात पता था या वो कि इंतजार कर रहे थे कि एनडीटीवी रवीश की वजह से एनडीटीवी बनता जा रहा है। नहीं, इससे उनको किसी प्रकार की कुंठा नहीं। ये उस तरह का आदमी नहीं है। अगर आप जाके ये बात उनसे कहें तो वो बहुत खुश होंगे, कहेंगे हाँ 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 बहुत अच्छी बात है, ये बात सही है। ये इस तरह के आदमी नहीं है वो कभी भी, बल्कि वो कहते भी हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है ये कहना। अगर आप जाकर कहें कि एनडीटीवी आपकी वजह से नहीं मेरी वजह से जाना जाता है, तो प्रणय राय एक ऐसे ओनर हैं जो इस बात से खुश होंगे, इस बात से वो सचेत नहीं हो जाएंगे अच्छा मेरी कंपनी बनाई हुई है और इसकी वजह से जाना जाता है तो इसको निकालने का कुछ षड्यंत्र करता हूं। तो ये वो आदमी नहीं है। ये उनकी जो उनका क्रेडिट है वो तो मिलना चाहिए। हाँ। एक लेकिन लोग आरोप ये भी लगाते हैं कि जिस कंपनी में अंबानी के शेयर थे तब आपने कुछ नहीं कहा, अडानी का कदम देखिए शेयर का कोई बात नहीं। आप ये देखिए ना किस तरह से चीजें बदल रही हैं, व्यवस्थाएं बदल रही हैं ना, आप वो भी तो देखिए ना। लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे हैं, आप देख लिए ना असली इंटरव्यू कहाँ दे रहे हैं, कौन सा इंटरव्यू असली है, राजेश शर्मा वाले तो उन्होंने खुल के अपने सब बताया कि मैंने कोई ऐसी नहीं है जो मैंने बिना बिट के ठेका लिया हो, मैंने कभी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इस देश में जो टेंडर है वो बहुत सही होता है। अच्छा, आप ये बताना चाहते हैं? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मतलब इस देश में जहां न्यायपालिका पर इस तरह से हमला हो रहा है, जहां न्यायपालिका कह रही है कि ये चुनाव आयोग की नियुक्ति 24 घंटे में कैसे हो जाती है, ऐसे किसी व्यक्ति को आयुक्त बनाना चाहिए जो प्रधानमंत्री की जांच कर सके, जहां सारी संस्थाएं नहीं है, उस देश में एक टेंडर की व्यवस्था बढ़िया से चल रही है। तो संजय जी आप मुझे ये ना बताएं कि इस देश में सब कुछ खत्म हो चुका है मगर टेंडर की व्यवस्था बड़ी पवित्र बनी हुई है। ठीक है कि हमारे पास कोई अभी तथ्य नहीं है या चीजें नहीं है, वो बहुत सारी चीजें छपती रही हैं तो उन चीजों को लेकर पूछ सकते हैं। पर अगर आप जो भी ठेके की दुनिया में है, जो भी सरकारी बिडिंग की दुनिया में है, वो मुस्कुरा देगा कि ये लोग टेंडर की तारीफ कर रहे हैं, तो कम से कम हम पत्रकार के रूप में हम कोई आरोप भले ना लगाएं, ना लगा रहे हैं, तो कम से कम हम लोग जो है कम से कम टेंडर की प्रक्रिया की तारीफ ना करें कम से कम। अच्छा, अभी कभी किसी दिन अडानी जी फोन करे आपको कि आपके घर चाय पीने आना चाहता हूँ, मेरे घर चाय पीने आना चाहते हैं, तो किस लिए आएंगे चाय पीने? मैंने आप मना करेंगे या बुला देंगे? ये तो भारतीय तरीका नहीं है कि आप किसी को कहें कि आप नहीं चाय पीने हम घर में घुस नहीं देंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब कोई बात यह है कि कोई देखिए अगर फिर आप वो करेंगे तो फिर आप नफरत वाले चीजों में चले जाएंगे ना, तो वो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। कोई आना चाहता है मेरे घर में चाय पीने के लिए तो आप भी आए हैं, जैसे आप आ सकते हैं, इसमें क्या है। अच्छा, पूरी दुनिया कहती है रवीश बहुत बहादुर है, रवीश नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहादुर आपकी रिपोर्ट जो है वो नो डाउट। कहाँ 10 किलो का सामान नहीं उठा पाता। आपके हाथ में दर्द जो है डॉक्टर्स ने क्या बताया, केवल टाइप करने की वजह से? हाँ, टाइप करने की वजह से। पत्रकारिता का ये एक नुकसान था जो शरीर पर आया। हाँ, एक बार ट्रक के नीचे भी चला गया था, एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ की बात है? सिरसा के आसपास कहीं से आ रहा था तो हाँ। इस बहादुर पत्रकार को कभी डर भी लगता है? हाँ, रोज डर लगता है कि जब मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ, इस इंटरव्यू में बोलते वक्त भी डर लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो वो सावधानियाँ, जो बहुत तरह की सावधानियों के साथ जीना पड़ता है, और ये बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, बहुत सतर्कता के साथ जीना पड़ता है, ये बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। हर समय लगता है कि आप किसी परेड के मैदान में हैं जहाँ कोई आपको कमांडर आदेश दे रहा है, सावधान, विश्राम,
तो असर जी श्रीमान, तो उस तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हैं। तो इतना जिस तरह से एक सैनिक सतर्क रहता है, उसे छूट नहीं है हिलडुलने की। या तो वो विश्राम की मुद्रा में रहेगा या वो सावधान की मुद्रा। विश्राम की मुद्रा में भी वो सावधान की मुद्रा में रहता है, है ना। तो वैसी जिंदगी जो है बहुत लंबा समय निकल गया। मतलब इन 8 सालों में, मतलब मेरा खुल के मतलब पूछने का मतलब है, मोदी सरकार में सावधान की मुद्रा में या उससे पहले? शुरू से रहा हूँ, थोड़ा सा शुरू से ही सतर्क रहा हूँ कि जितना कहूँ जिम्मेदारियों से कहूँ। कभी कभी फिसल जाते हैं, ये मानवीय स्वभाव है। अगर किसी इंटरव्यू में कुछ बात कह दी हो, बुरी लग गई हो तो सॉरी। तो लेकिन कोशिश करता हूँ कि सावधान रहूँ। और अच्छा, पत्रकारिता के जीवन के अलावा निजी जीवन में डर लगता है? वो सब तो निजी जीवन तो रहा नहीं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि निजी जीवन भी पत्रकारिता के साथ साथ चले। और बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। रवि जी, लोग कहते हैं कि आप बड़े एरोगेंट हैं, कि मिलती जुलती नहीं है, आते जाते नहीं है। मिलना जुलना एरोगेंट होना नहीं है, क्योंकि मेरा काम इतना ज़्यादा है कि मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ। पर मैं मिलता हूँ काफ़ी लोगों से मिलता हूँ। मीडिया अब ये घर है, अब यहाँ कहाँ मिलेंगे लोगों से, बताइए। घर में लोग सो के उठ रहा है, कोई अनजान आदमी खड़ा है, कोई आदमी अगले घंटे उसके जाने में कोई और आ गया है कहीं से, तो मिलने के लिए आगे, हाँ बेटा ये अंकल है। भाई कौन अंकल है? तो ये अंकल जो आए हैं फिर तो दोबारा नहीं आएंगे। उसके बाद एक और नए अंकल आ गए। सफर करते तो हाँ, तो इस तरह से घर तो यही छोटा सा है ना। आपने देख लिया ना, जो वो यूट्यूब में चलता है कि 158 करोड़ है। 8 करोड़ भी होते तो मैं काम नहीं करता, मैं रिटायर हो जाता अभी। अच्छा, दुनिया आपके चाहने वाले लोग ये नहीं कहते हैं कि आपको हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और, क्योंकि लगातार 500 लोग रोज छोड़ रहे हैं हिंदुस्तान, रिपोर्ट आई है, डरावनी वाली रिपोर्ट। जितने भी समझदार हैं और पैसे वाले हैं वो छोड़ गए। हाँ, क्यों छोड़ गए रवि जी? वो उनको वो सच्चाई मालूम है, क्योंकि वो कह नहीं सकते ना। ये जितने NRI आए हैं ना इंदौर में, इन सबको बुला के पूछिए कि आप जो यहाँ के हालात हैं, आज के डेट में भी बिजनेस करने के, सब बिजनेसमैन जो भी सुन रहे हैं उनको मालूम है, वो कहेंगे क्या सही बोल रहा है। अगर इस हालात में वो क्या बिजनेसमैन कर लेते, क्या वो बिजनेस कर लेते हिंदुस्तान में? लेकिन वहाँ उनको कितनी झंझटों से मुक्ति है, कितनी चिंताओं से मुक्ति है। कोई पैसे नहीं मांगता होगा, कोई फर्जी नोटिस नहीं देता होगा, कोई फर्जी तरीके से फंसाता नहीं होगा। यही तो होता है इस देश में। और क्या होता है इस देश में? किसी को फर्जी तरीके से डरा देने के 1000 तरीके हैं। अगर ये तरीका ना हो तो सारे लोग लाइन पर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? काम अपने ढंग से करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सबके पास एक इतिहास है। पहले भी होता था, हम आपको फंसाएंगे, पहले भी होता था, हम आपको फंसाते रहेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप बहुत ज्यादा हासिल नहीं कर सकते हैं। तो कुछ थोड़ा सा आप चल सकते हैं, फिर आपको गिरा दिया जाएगा, चलता रहेगा। सरकार परेशान है, आपको चुप कैसे कराया जाए? मालूम नहीं है कि क्या चुप करा के उनको क्या मिल जाएगा। मतलब मुझे चुप कराने से इस देश की जनता को क्या मिल जाएगा? कोई फायदा तो होना चाहिए ना। परेशानी तो कर रहे हैं आप। अपना YouTube बनाया, हम लोग इतनी मेहनत से करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं। आपके नहीं आपके एक महीने में काफी लोग देखते हैं आपको ऐसा। संजय जी नहीं 4 PM के बारे में मैं पुणे तक में सुनकर आया हूँ कि लोग 4 PM देखते हैं। ऐसी बात नहीं है। आपने पहला वीडियो बोला नौकरी छोड़ने के बाद, और 1 करोड़ लोगों ने जरा से दिनों में लगभग देख लिया। ये जो ताकत थी, ये तो चैनल से भी ज्यादा सपने जैसी दुनिया थी। आपके यूट्यूब को रोज हजारों लाखों लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। अच्छा है कि लोग करें। ये तो हम तो ऐसे ही लोगों की तलाश में थे, ऐसे लोग मिल रहे हैं तो उनका बहुत ही शुक्रिया, नवाजिश और बंदगी। और पर मुझे ये भी थोड़ा डर लगता है कि अच्छा करते रहना पड़ेगा। अब यहाँ भी वो प्रेशर है। मुझे लगा था कि YouTube में आऊँगा, कोई इधर से किताब उठाऊँगा, कविताएं पढ़ दूँगा, ये पढ़ दूँगा, फिर रोज़ का ये प्रेशर फिर से बनने लगा है। और वैसी व्यवस्था तो होती नहीं है जो न्यूज़ चैनल की होती है, तो कभी कभी वीडियो नहीं भी बना पाते हैं। और तो ठीक है, दर्शक समझते हैं कि अब ये यूट्यूबर हो गया है, रोड पर आ गया है, तो किसी दिन बना पाएगा, किसी दिन नहीं बना पाएगा। तो ये भोजपुरी का कंसेप्ट आपने क्या दी? वो मेरी मातृभाषा, हिंदी मेरी मातृभाषा ना कभी है ना कभी हो सकती है। हाँ, उसमें बहुत क्लियर बोलता हूँ। आज से नहीं, मैं शुरू से आपकी आलोचना हुई बात पे बहुत होती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो मातृभाषा वो थोड़ी बदल जाएगी। वो कैसे बदल जाएगी? भोजपुरी बहुत पसंद है ना। माँ को मैं कैसे बदल दूंगा भाई? भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। भोजपुरी दुनिया की कोई दूसरी भाषा मेरी मातृभाषा नहीं हो सकती है। रवि जी, एक पीड़ा और, अब मैं अंग्रेजी में काम कर सकता हूँ। मुझे बहुत तमन्ना है कि मैं कोई और दूसरी भाषा सीखूं, कम से कम दक्षिण की। कुछ नहीं तो जीवन में प्रयास तो करो। हम उत्तर भारतीयों को दक्षिण की भाषा हम लोग सीखते नहीं है। देखिए, दक्षिण भारतीय फिर भी मिला जुला के हिंदी बोल लेते हैं। हमें भी तो कुछ आना चाहिए ना। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ मैं सीखूंगा जरूर, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो,
ताकि मैं उनका भी सम्मान करूंगा उस तरह से। रवि जी, लास्ट में बस मैं ये पूछना चाहूँगा, पत्रकारों की एक जो नई जनरेशन आ रही है वो बहुत परेशान है, वो लिखना चाहती है, पढ़ना चाहती है, संस्थान नहीं बचे, तो क्या हर व्यक्ति को सिर्फ सोशल मीडिया पे आके लिखना पड़ेगा? बहुत मुश्किल है, और ये तो अस्थाई मीडिया है। आप खुद जानते हैं कि कब आपका यूट्यूब की गाड़ी चक्का रोक दिया जाएगा, कब उसमें लकड़ी लगा दी जाएगी, कब फेसबुक रोक दिया जाएगा, तो मालूम नहीं है। तो किसी और का प्लेटफॉर्म है, लेकिन उनकी चिंता वाजिब है कि पत्रकारिता, देखिए हम और आप क्या कर रहे हैं, हम और आप पत्रकारिता और आपके जैसे लोग या और भी बहुत सारे लोग जिनका नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूं, पर हम और आप सिर्फ 2 ही लोग नहीं हैं, दर्शक ये समझें। तो हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर जोखिम उठाते हुए पत्रकारिता में विश्वास पैदा कर रहे हैं, उस विश्वास को बचा रहे हैं, लेकिन फायदा हमको आपको नहीं हो रहा है। फायदा भी वही गोदी मीडिया उठा रहा है पत्रकारिता के नाम पे, क्योंकि सारी कंपनियां उनको विज्ञापन दे रही हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो कंपनियां हैं वो हमको आपको भी विज्ञापन दें और जरा दम दिखाएं, क्योंकि अगर देखिए लोगों में लोकतंत्र होना उनके लिए भी बहुत जरूरी है ना। एक दिन जिस दिन वो खत्म होगा ना तो उनकी कंपनियां भी खत्म हो जाएंगी, फिर 4 ही लोग सारी कंपनियां चलाएंगे। तो अगर बिस्किट भी, अगर 50 प्रकार के बिस्किट नहीं होंगे तो बिस्किट के बाजार में प्रतियोगिता कैसे होगी? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इसलिए उनका भी फर्ज बनता है कि जिस तरह से वो लोकतांत्रिक बाजार के लोकतांत्रिकरण का जो लाभ उठाए, अगर उस बाजार में कोई ऐसा बिस्किट बनाने वाला आ जाए जो सरकार का आदमी हो, केवल उसी की बिस्किट चारों तरफ सप्लाई हो, तो क्या बाकी वाले तो बर्बाद हो जाएंगे? तो इस तरह से सबको एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए और आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बाजार में भी ऐसे लोग हैं जो हमारी आपकी चिंताओं को समझते हैं और उनमें इतनी हिम्मत है कि आपके पास तो देश भर से लोग आ जाते थे कि हमें काम बताओ, पैसे ले लो, और इस तरह की ऐसा भी नहीं है कि लोग पूरा एकदम से डिक्की में नोट मुझे पसंद करने वाले साधारण लोग होते हैं, पर सबने, बहुत लोगों ने जिम्मेदारी के साथ पूछा है। बहुत बड़ी बात होती है पूछना, बहुत पूछा है, और सिर्फ पूछने के लिए नहीं पूछा है, बल्कि वो बहुत बेचैन है कि मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आप कुछ दे दीजिए, आप कुछ कर लें। तो अभी मुझे अपनी ही ज़रूरतों का पता नहीं है कि मैं क्या करूँगा और कितना मुझे चाहिए, क्योंकि अब मुझे ये समझ में आने लगा 1 महीने में कि मुझे पैसे तो चाहिए, कि अगर वो बहुत मिनिमम टीम रखने के लिए भी पैसे चाहिए, और उसके लिए सिर्फ मैं यूट्यूब पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। तो अभी आटे दाल का भाव पता चल रहा है। रवि जी, एक बयान से भी कुछ लोग आहत हुए थे, आपने एनडीटीवी के ऊपर छोड़ने के बाद कहा था एनडीटीवी में अभी भी बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगा कि आप जब चले गए तो अब एनडीटीवी सिर्फ गोदी सेट का हो गया, लेकिन वहाँ पे तमाम बेहतरीन पत्रकार। नहीं, वो मेरे पूर्व सहयोगी लोग हैं, मैं क्यों कहूँगा ऐसा अगर लग गया होगा तो मुझे नहीं कहना चाहिए, पर मैं किसी को क्यों जजमेंट दूंगा अपना। सबके अपने अपने हालात होते हैं, सबकी अपनी अपनी नियति होती है, तो मैं बात अपनी तरह से कर रहा था। पर वही बात है कि चूंकि इतना बोला हूं तो हो सकता है कि कुछ गलत बातें निकल जाएं, तो उसका मुझे अफसोस रहेगा, और मैं बिना शर्त बिना जाने कि क्या गलत बोला हूं, मैं आपके ही शो पे माफी मांगता हूं उसके लिए। तो वो जो है रवि जी, एक पॉलिटिकल 2-3 बातें आपसे और कर लूं। एक यात्रा शुरू होती है, भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है, और राजनीति थोड़ी थोड़ी बदलती हुई भी दिखती है। क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग अब ठंड में सड़कों पर आने को तैयार हो रहे हैं? ये कोई संकेत है देश के लिए? ठंड में, गर्मी में नंगे पांव चलना पड़ेगा। ठंड तो छोटी चीज है, क्योंकि जिस हालात में ले गए ना, आप इसको सिर्फ और सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा से ढक सकते हैं। देखिए, अगर चीजें की गई होती ना तो न्यायपालिका पर अटैक करने की जरूरत नहीं होती। न्यायपालिका पर आप अटैक ही इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि कोई फैसला ना आ जाए, क्योंकि आपको डर है कि आपका झूठ किसी दिन एक्सपोज ना हो जाए। तो अब आप दुनिया के इतिहास में हुआ है, दुनिया के उदाहरणों से मैं बता सकता हूं कि कानून और अदालत का भी सहारा लेकर लोकतंत्र को कुचला गया है, और जो कुचलने के जो काम हैं उसे अदालतों से उसे मान्यता दिलाई गई है। ये हुआ है दुनिया में। तो अब क्या कुछ दिनों के लिए लगता है कि शायद इसमें ब्रेक है कि क्या है, तो हमारे जज लोग भी देखिए, उन्हें सम्मान तो बहुत है ना समाज में, नहीं तो उन्हें क्या मिलता है? अगर आप सैलरी के हिसाब से भी देखें, एक जज को जितना काम करना पड़ता है, जितना जजमेंट लिखना पड़ता है। आजकल ये देखते हैं, कोई कह देता है कि छुट्टियों लेकर जज ऐश करने। अरे भाई, उनको पढ़ना पड़ता है, उनका भी एक दिमाग में ब्रेक देने की ज़रूरत है, वो मशीन नहीं है ना।
रोज सैकड़ों केस से गुजर रहे हैं और एक केस में जजमेंट जाने में उनको खुद ही वो कब सुनेंगे और कब जाके रात में हम तो नहीं जानते हैं कि एक जज को रात तक कितना काम करना पड़ता है। तो अब इस तरह की चीजों के नहीं जज को छुट्टियां में, वो कोर्ट बहुत छुट्टियां लेती है, कोर्ट को बहुत छुट्टियां लेनी भी चाहिए। एक की जगह आप 100 जज रखिए, फिर ये आपकी समस्या है, पर छुट्टियां रद्द करके एक जज से आप 365 दिन आप काम कराएंगे तो वो जज की तरह नहीं काम कर सकते। तो उन्हें एक तरह से देखिए तो बहुत ज्यादा सैलरी तो नहीं है, कायदे से एक सीईओ जितना मिलता है उससे ज्यादा जजों की सैलरी होनी चाहिए उनको। दिन रात पढ़ रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए, तो चलने का भी उनके पास टाइम नहीं होता होगा, जो मुझे लगता है कि कोई भी जज होगा वो दिन रात वो लिख रहा है, फाइलों में उठता होगा, 10 वकील आ जाते होंगे और ये फाइल है, ये कोर्ट है, दिन भर वही फाइल देख रहा है वो, उसको ब्रेक मिलना ही चाहिए। तो उनके पास है जो है लोगों में सम्मान, एक जज का जो सम्मान है वो बहुत है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जज इस देश की जनता में अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना चाहेगा। इतिहास ऐसा रहा है कि लोग लगाते भी रहे हैं, है ना। तो वो एक ऐसा इन्होंने वोटर वर्ग तैयार कर दिया है जो हर गलत को सही कहता है, तो उसमें गलत करने वाले को उसमें जगह मिल जाती है कि चलो अब कुछ नहीं तो हमारे साथ भी हैं, 500 लोग चल रहे हैं तो ठीक है अपना। जैसा मैंने बताया कि दलालों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो ईमानदार से कहीं ज्यादा है, तो वो भले हो सकता है, लेकिन जज लोग काफी इन सब चीजों को लेकर सेंसिटिव रहते हैं। जनता बहुत विश्वास करती है उनके ऊपर, और इसी वजह से जब वो बात आती है तो उनको जनता की तरफ खड़ा होना पड़ता है। आखिरी सवाल, ये जो धर्म का नशा अफीम की तरह चटा दिया गया है, क्या 2024 में ये उतरता हुआ दिख रहा है आपको? मालूम नहीं, अगर लोगों ने तय कर रखा है कि धर्म के नाम पे कुछ और दिन बेवकूफ बनना चाहते हैं तो ये उनका फैसला है, लेकिन 2024 का चुनाव तो धर्म का चुनाव है, वो मुद्दों का चुनाव नहीं है, क्योंकि मुद्दों पर जवाब देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। 8 साल के बाद आपके पास यही है कि आप लोगों को मुफ्त अनाज दे पाए, आपने उनको वहां तक पहुंचा दिया कि वो अगर आप मुफ्त अनाज ना दें तो खा नहीं सकते हैं। वो कितना बड़ा स्टेटमेंट है इस देश की गरीबी का। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप सिर्फ धर्म के नशे से अपनी नैया पार लगाएंगे, उसमें बहुत सारा मीडिया आएगा, आप देखिए आप पकड़ नहीं पाएंगे। 24 आने दीजिए, आपको धार्मिक मुद्दों का ज्वार तूफान भाटा सब नजर आएगा, आंधी बारिश, आपको लगेगा ही नहीं कि और कोई मुद्दा है यहाँ। शुक्रिया रवीश, बहुत सारी बातें करी, मन कर रहा था और बातें करते रहे, अगली बार करेंगे। कितना लोग देखेगा। ये थे रवीश जी, आपको लगा होगा कि कितना बेहतरीन इंसान, एक इतना अच्छा पत्रकार जिसको दुनिया इतना प्यार करती है, और सच में इस देश की जो बहुत बड़ी पूंजी है उसमें से एक रवीश है, रवीश का होना है। मुझे यकीन है इंटरव्यू पसंद आया होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, और रवीश जी का हौसला बढ़ाते रहिएगा। सब लोग मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब करें नहीं करें, लेकिन रवीश जी की हिम्मत जरूर देते रहेगा, क्योंकि ये वो सूरज है जिनसे हम लोगों को गर्मी मिलती रहती है। अरे नहीं, आप 4 PM सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, थैंक यू।